एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके फेफड़ों के अंदर जाने वाले वायु मार्ग संकीर्ण हो जाते हैं और बलगम पैदा करते हैं। जब ऐसा होता है तब सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिन कारणों से दमे के दौरे पड़ सकते हैं उनमें एलर्जी, जुकाम के वायरस, दवाइयाँ, धूल, रसायन, कसरत और भावात्मक संवेग शामिल है। कुछ आम लक्षण जो दमे में देखे जा सकते हैं वो ये हैं: सामान्य से तेज सांस चलना या सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट के साथ या आवाज के साथ सांस लेना, खांसी जो रात में या भोर में और गंभीर हो सकती है, छाती में कसाव, धड़कन तेज होना, मस्तिष्क में रक्त संकुलता, गले में खुजली, खुरचन या दर्द, थकान होना। यदि आपको चिकित्सक से पीक फ्लो मीटर के उपयोग का निर्देश दिया गया हो तो उसके पाठ्यांक में गिरावट आना। आपको दमे के और लक्षण भी हो सकते हैं। यदि आपको एलर्जी है, आपके परिवार के किसी सदस्य को दमा है, वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील हैं, धुएं से प्रभावित हैं अथवा आप तनावग्रस्त हैं, आपकी देखभाल में ये उपाय शामिल हो सकते हैं। इनके लिए अलग अलग दवाइयां लेना उचित माना गया है। वायु मार्ग खोलने के लिए, एलर्जी कारकों के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया कम करने के लिए, आपके वायु मार्ग की सूजन कम करने के लिए एवं रक्त संकुलता को कम करने के लिए, आपके लक्षणों के कारण खोजना, एलर्जी संबंधी परीक्षण, दमे के दौरे को रोकने और जांच कराने के लिए पीक फ्लो मीटर का उपयोग करें। हर 1 से 2 घंटे पर एक बड़ा ग्लास तरल पदार्थ पीना उचित माना गया है। इससे आपके बलगम को पतला रखने में मदद मिलती है। पतला बलगम आप आसानी से खांसी के साथ निकाल सकते हैं और आपके फेफड़ों पर सूजन कम होती है। पानी, फलों के रस, चाय, शोरबा और क्लियर सूप जैसे पारदर्शी तरल पदार्थ सबसे अच्छे माने गए हैं। जब सांस में घरघराहट हो तो दूध के उत्पादों का सेवन टालें क्योंकि वे आपके बलगम को गाढ़ा कर सकते हैं। दमे के दौरे को रोकने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। दमे की दवा सदा अपने पास रखें। आपके लक्षण चले जाएं तब भी आप निर्धारित दवाइयां लीजिए। सिगरेट, पाइप और सिगार के धुएं से बचें। जिन खाद्य पदार्थों, दवाइयों या चीजों से आपको दमे के लक्षण होते हैं उनसे दूर रहें। इन्हें प्रेरक कहा जाता है। जिन लोगों को जुकाम या फ्लू हो उनसे संपर्क टालें। जुकाम होने से पहले लक्षण के समय ही आराम कीजिए और खूब तरल पदार्थ पीजिए। सर्द मौसम में स्कार्फ या किसी अन्य आच्छादन से सांस लीजिए। अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए किसी व्यायाम के बारे में अपने चिकित्सक से बात करें एवं तनाव कम लें। अपने चिकित्सक को फौरन बुलाएं। यदि आपको खांसी है, आपकी सांस में घरघराहट है या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको लगता है आपको अपने चिकित्सक के निर्देश से ज्यादा दवा लेने की जरूरत है, यदि आपको 100 डिग्री से ज्यादा बुखार है, यदि आपका बलगम या कफ सफेद या पारदर्शी नहीं है या बलगम इतना गाढ़ा है कि खांसी में नहीं निकल पाता, यदि आपको अपनी दवाओं की वजह से समस्याएं हैं जैसे अस्थिरता, संभ्रम, घबराहट, पेट में गड़बड़ या मुंह का स्वाद बिगड़ना, और यदि आपकी सामान्य गतिविधियां या व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, आपका डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी और आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं डॉक्टर पवन अग्रवाल जी से। डॉक्टर पवन अग्रवाल जिन्होंने इंटरनल मेडिसिन में एमडी किया हुआ है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे और उनसे जानेंगे दमा रोग के बारे में कुछ तथ्य, कुछ भ्रांतियां। तो चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर पवन अग्रवाल जी से।
डॉक्टर पवन अग्रवाल, आपका हमारे शो आपका डॉक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि डॉक्टरेट करने का ये ख्याल आपके मन में कब आया? इस शौक को आपने पढ़ाई का रूप और फिर आप बिजनेस का रूप, करियर का रूप कैसे दिया? ये शौक नहीं है, ये प्रोफेशन है ना। तो 1976 में मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ जीआर मेडिकल कॉलेज में, जहाँ से मैंने एमबीबीएस किया है। तो 16 साल की उम्र थी। तो अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि उस समय क्या शौक था। एक वो था कि जो अच्छे पढ़ते हैं उन सबको डॉक्टर बनना चाहिए, तो डॉक्टर बन गए। जी बिल्कुल। सर, हम जानना चाहेंगे कि जनरली डॉक्टर्स का रहता है कि हम बड़े होके ये स्पेशलाइजेशन इस कोर्स में करेंगे। तो आपका क्या था बेसिकली कि आप किस कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते? जैसे आपने अभी बताया कि आप इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं जी, राइट? तो क्या कोर्स था, क्या कैसे किया आपने? जिस समय हमने किया था एमडी, उस समय जनरल मेडिसिन कहलाता था। आजकल उसे इंटरनल मेडिसिन कहते हैं। तो उस समय मेडिसिन में जाना सभी को बहुत पसंद था, और चूंकि वो ब्रांच एक ऐसी थी जिसमें करीब करीब हर शरीर के हर अंग की बीमारियों के बारे में जानकारी होती थी, और उसका मरीज की मदद कर सकते थे हर बीमारी में। तो अधिकतर मेडिसिन में जाना सभी का एम होता था, मेरा भी था। एक जो रोग सामने आया है सबके, दमा, इसके बारे में जो लोगों की भ्रांतियां फैली हुई हैं आज, तो इस रोग के बारे में लोगों को आप क्या समझा सकते हैं, क्या बता सकते हैं? दमा, अगर स्पेसिफिकली दमा के बारे में बात करें तो दमा एक ऐसा रोग है जो शरीर में जेनेटिक जब तक उपस्थिति ना हो तो दमा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो बाहर जो कारण हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्मोक, धुआं और टेम्पो और इन चीज़ों का जो पॉल्यूशन है, अधजला डीजल और इस तरह की चीज़ें, धूल, तेज खुशबू, तेज बदबू, ये सब दमा को प्रेसिपिटेट करती। तो किसी भी व्यक्ति में अगर दमा होना है तो वो इन चीज़ों से प्रेसिपिटेट होकर दमा हो जाता है, जिसमें आदमी की सांस फूलती है, चलने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है, खांसी लगातार बनी रहती है और थोड़ा थोड़ा बलगम आता है जरा जरा सा, और उसको जो है छाती में बिल्कुल टाइटनेस, ऐसा लगता है जैसे छाती कसी हुई है। और जब तक उसका सही इलाज ना किया जाए तब तक उसको तकलीफ बनी रहती है। हालांकि जब वो ऐसे वातावरण से जो धूल युक्त है, या ऐसे वातावरण से जहाँ पर बहुत तेज खुशबू या बहुत तेज बदबू है, जब वो थोड़ी दूर चला जाता है, अलग हट जाता है, तो उसके सिम्टम से काफी राहत हो जाती है। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे इन चीजों से एलर्जी है, जबकि एलर्जी जो है वो एक हिस्सा जरूर है दमा का, लेकिन वो एलर्जी सिर्फ इसलिए हिस्सा माना जाता है क्योंकि एक आम आदमी को भी धूल से दिक्कत होती है, लेकिन दमे वाले रोगी को उससे 100 गुना ज्यादा दिक्कत। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जो एक दमा का मरीज ले सकता है कि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो? जैसे आपने कहा कि सांस लेने में दिक्कत है ना, तो वो कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं या कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट है जो हम कह सकते हैं? अभी जो मैंने आपको बताया है कि धूल धुआं, इनसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और ऐसी जगह जहां पर धूल धुआं है उसको अवॉइड करना, या मुंह पर एक गीला कपड़ा बांध के रखना जिससे कि उसको इन चीजों से थोड़ा कम तकलीफ हो। और बहुत तेज खुशबू, बहुत तेज बदबू, और बहुत सारे लोगों को स्पेसिफिक खाने से दिक्कत होती है। तो हर व्यक्ति विशेष की एलर्जी का कारण कोई पर्टिकुलर फूड भी हो सकता है, खाना भोजन भी हो सकता है, और अधिकतर लोगों को मालूम होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज से, इस पर्टिकुलर खाने से दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा कुछ है कि जिसके खाने से या जिसके व्यवहार में लाने से उसको परेशानी होती है, तो उसको छोड़ना ही बेस्ट है, अगर वो छोड़ा जा सकता है तो। जी, बहुत बढ़िया। दमे के रोग के बारे में, जहां उन्होंने हमें दमे के बारे में बहुत कुछ बताया, डॉक्टर साहब हम ये भी जानना चाहेंगे कि दमा का जो रोग होता है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो कितने ड्यूरेशन का रहता है? अधिकतर तो ऐसा होता है कि दमा चूंकि एक ऐसा रोग है जो आता है और जाता है। कुछ लोगों को सीजनल होता है, सीजन होता है, कुछ लोगों को पेरिनियल होता है, साल भर रहता है, कुछ लोगों को एलर्जिक होता है, किसी पर्टिकुलर विशेष चीज के व्यवहार में लाने से ही होता है। तो जिनको एलर्जिक है अथवा
सीजनल है, उनको तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इलाज करने से लाभ मिल जाता है। लेकिन जिनको वो पेरिनियल हो चुका है, साल भर रहता है, उन लोगों को निरंतर इलाज की आवश्यकता होती है। इसका इलाज इसलिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा न जाने से उनके शरीर को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसको पेरिनियल है, साल भर रहने वाला है, उसको निरंतर इलाज करना ही उसके हित में है। जैसे आपने बताया कि इसमें जो सीजनल रहता है उसमें कुछ खास चीजों से एलर्जी रहती है, तो खास चीजें क्या क्या हो सकती है? सीजनल में सिर्फ ठंडी हवा से या सिर्फ बारिश से, बारिश की नम हवा से, या सिर्फ जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो बहुत तेज गर्म हवा से जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम है। सबके लिए इंडिविजुअलाइज्ड होता है। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि उसको एग्जैक्टली यही है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति को किस चीज से है ये उसको स्वयं को मालूम होता है। कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि साहब जैसी होली आती है वैसी हमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है। कुछ कहते हैं कि साहब दिवाली के बाद दिक्कत होना शुरू हो जाती है। कुछ कहते हैं साहब साल भर ठीक रहता है लेकिन मई जून में हमारे को तकलीफ होती है, मतलब तेज गर्मी में तकलीफ। तो वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति को जिस तरह का दमा है उसको उसी तरह का दमा कहा जाएगा। ओके सर, पेरिनियल और सीजनल के सिम्टम्स के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं या कोई फर्क रहता है? सिम्टम्स एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं। सांस फूलना, खांसी लगातार रहना जो अधिकतर ड्राई होती है, जिसमें बलगम की मात्रा बहुत कम होती है, बलगम निकालने में बहुत कष्ट होता है, छाती में खिंचाव लगता है, छाती में भारीपन लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने नाक को पकड़ के पानी में डाल दिया है और वो सांस नहीं ले पा रहा, छटपटा रहा है। तो इस स्थिति में किसी वो व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित है उसे क्या करना चाहिए, जो हम कहते हैं फर्स्ट एड? इस अगर कोई ऐसी चीज है जिससे उसको मालूम है कि इससे मुझे तकलीफ होती है, उस पर्टिकुलर चीज को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो इसका स्पेसिफिक दवाइयां हैं उनका इलाज उसको किसी ऐसे डॉक्टर से जो इसके विषय में जानता है उससे इलाज लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति क्या सिम्टम्स ऐसे रहे शुरू के, जो कहते हैं हम शुरू के लक्षण हैं, शुरू के ऐसे क्या लक्षण हो जिससे वो अंदाजा लगा सके कि हाँ उसे दमे की बीमारी है और वो चेकअप करवाने जाए? लगातार खांसी रहना जो ड्राई है वो एक बड़ा प्रमुख सिम्टम होता है, और साथ में सांस उखड़ना, ये दोनों चीजें बहुत प्राइमरी है। ओके सर, सीजनल और जो पेरिनियल आपने बताया कि दमा 2 टाइप्स का होता है, तो इन दोनों का इलाज उतना ही ड्यूरेशन का रहेगा, मतलब क्योरेबल है? क्योंकि लोगों में ये भ्रांतियां फैल जाती है कि दमा का रोग कितना बड़ा हो चुका है। दमे का डेफिनेशन से ही है, डेफिनेशन ही ऐसी है कि वो लंग्स के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन होता है किसी पर्टिकुलर चीज से। अब वो इन्फ्लेमेशन अगर लगातार बना हुआ है तो उसको पेरिनियल कहते हैं, और सिर्फ एक कुछ थोड़े समय के लिए बना हुआ है तो सीजनल कहलाता है। अधिकतर ऐसे जो सीजनल वाले तो पेरिनियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पेरिनियल में जो कन्वर्ट होते हैं उनको लगातार इलाज की ही आवश्यकता होती है, वो बिना इलाज के उनको तकलीफें बढ़ती ही जाती है। सर, हम सुनते हैं कि स्मोकिंग भी दमा के लिए जैसे हानिकारक है, वैसे तो हानिकारक है ही, लेकिन दमे के लिए फिर भी वो बहुत हानिकारक है, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? स्मोकिंग चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी भी सब्सटेंस जैसे टोबैको की हो, गांजे की हो, वो फेफड़ों को हाइपर रिएक्टिव बना देती है, जिससे कि उनमें सूजन आना शुरू हो जाती है, और उस बीमारी का नाम COPD होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक ग्रे एरिया होता है, ग्रे एरिया मतलब जहां पर वो दो बीमारियां मिलती हैं, COPD और दमा एक दूसरे में मिल जाता और एक जैसा दिखना शुरू हो जाता। COPD की बीमारी में भी एग्जैक्टली वही सिम्टम होते हैं, बस अंतर ये होता है कि एक बार COPD होती है बहुत तेजी से बढ़ती है आगे, तो इसलिए स्मोकिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो जैसा कि हम लोग आजकल सुन रहे हैं कि दमा एक ऐसा रोग बन चुका है जो आजकल आम जनों में इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है, तो एक क्या वो जड़ वजह मान सकते हैं हम कि दमा आज इतना भयंकर रूप ले रहा है समाज में? सबसे बड़ा पॉल्यूशन में जो गाड़ियों का पॉल्यूशन है वो सबसे बड़ा कारण है। फैक्ट्री के जो निकलने वाला धुआं है, अनबर्न्ड केमिकल्स हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है, और उसके साथ में उठती हुई धूल, वो सारी की सारी मिलकर फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, और उससे उनको तकलीफें बहुत ज्यादा होती है। वो सारी तकलीफें एक ब्रॉड कैटेगरी में अगर उसको बांटे तो वो दमा, COPD, इन सब चीजों, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इसमें एक हिस्सा है, वो सारी चीजें मिलके एक कंटिन्यूअस प्रोसेस टाइप बनाते हैं, जिसको आप
देखने में लगता है कि दमे जैसा है, लेकिन दमा स्पेसिफिकली अगर कहें तो स्पेसिफिकली उसको डायग्नोस करने के लिए यही तरीका है कि अगर दवा देने से उसके फेफड़े की कैपेसिटी तुरंत बढ़ जाती है तो वो दमा ही है, और अगर उसको दवा देने से तुरंत नहीं बढ़ती है तो वो COPD भी हो सकता है, और साथ में जो और ऐसी बीमारियां हैं जो इंडस्ट्रियल बीमारियां कहलाती है वो भी हो सकती है। वो तो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपको ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और ऑक्सीजन सप्लाई करना कितना विशेष मुख्य कार्य है ये आप समझ सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के शरीर की क्या हालत होगी या एक कॉमन आदमी समझ सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाती है, कार्य करने की क्षमता बहुत खराब हो जाती है, और वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और वो अपने कार्य को भी पूरा कायदे से नहीं कर पाता, जल्दी थकता है और परेशान होता है। तो अगर हम दमे का जो कहते हैं कि जो सिम्टम्स हैं उसमें शरीर में कमजोरी महसूस करना भी एक आम लक्षण। हाँ, अपने कार्य को ढंग से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर ताकत कम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही अनेक लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें। जहां तक संभव हो सिगरेट ना पी जाए, बीड़ी ना पी जाए, तंबाकू का इस्तेमाल ना किया जाए, और बाकी नशे भी से दूर रहना ही शरीर के हित में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें दमे के कुछ लक्षणों के बारे में बताया, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपसे कहेंगे कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप अपने आप में देख सक रहे हैं या अपने आप में पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें। जिस तरीके से आज डॉक्टर पवन अग्रवाल ने हमें दमे के बारे में बताया, उससे जुड़ी हुई कई तथ्यों को हमारे सामने रखा। उम्मीद है कि आपने उन तथ्यों को समझा होगा, उनसे जुड़ी हुई बातों को अपने जीवन में उतारा होगा। इसी के साथ उम्मीद करूंगी कि डॉक्टर साहब ने जो भी कुछ कहा, यानी सिगरेट, तंबाकू से दूर रहने को, वो आप जरूर समझेंगे और इन बुरी आदतों को अपने जीवन से हटा देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और अगले एपिसोड के लिए एक और डॉक्टर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरामैन सुंदर के साथ मीडियामिर्ची.tv।